गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिर हम भारत के भूगोल के एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम भारत के जो भौतिक डिविजन्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। उससे पहले भारत के अंदर विभिन्न भागों के अंदर जो पाई जाने वाली विविधताएं हैं वो विविधताएं एक अलग अलग समय के अंदर यहाँ दृष्टिगत हुई, जो कि एक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, सभी तरह की भौगोलिक दृश्यावलियाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो जैसे मैंने आपको जब भारत का भूगर्भिक अध्ययन प्रस्तुत किया था उसमें मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और उस दृष्टिकोण से जो प्रायद्वीपीय भाग है वो भारत का सर्वाधिक पुरातन भूभाग है। उसके उत्तर और उत्तर पूर्व के अंदर गतिशील होने के बाद यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के एक दूसरे के नज़दीक आने से, अभिसरण करने से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ, और उस प्रक्रिया के बाद क्रमिक रूप से मैदानों का निर्माण हुआ। तो वो सब चीज़ें हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अगर हम इन उच्चावचों का देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल में, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, कुछ मैंने अलग से लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ें ब्रैकेट में मैंने लिखी हैं। ये अलग अलग बुक में एरिया वाइज जो डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पर्वतीय जो भूभाग है भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% पर, पहाड़ी 18, पठार जो हैं 28% पे, और मैदान जो है 43% एरिया के ऊपर फैले हुए हैं। यहाँ आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़े क्षेत्रफल पे भारत पे कौन से भूगर्भिक उच्चावच दृष्टिगत होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 43% पर मैदानी क्षेत्र, दूसरे नंबर पर 28% पठार, तीसरे नंबर पे 18% पे पहाड़, और 11% पर पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है। आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि पर्वत और पहाड़ के अंदर अंतर क्या होता है। तो एक सामान्य अंतर आपके दिमाग में होना चाहिए। जो पर्वतीय भूभाग होते हैं उनका उच्चावच पहाड़ी भूभागों की तुलना में अधिक होता है। साथ ही ये जो पर्वत होते हैं इनका ढाल बड़ा तीव्र होता है, पहाड़ों का उतना तीव्र नहीं होता है। यहाँ मैं ऊंचाई के हिसाब से भी मैंने लिखा है कि जो 2135 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल किया है, जो 11% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 305 से 2135 मीटर वाले जो एरियाज़ हैं जिनको हम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर शामिल कर रहे हैं, और 305 से 914 मीटर वाले जो भूभाग है वो पठार पर्वत और पहाड़ों से इस दृष्टिकोण से अलग होते हैं कि इनका ऊपरी भूभाग जो होता है वो सपाट होता है। लेकिन यहाँ एक स्पष्ट लाइन हम नहीं खींच पाते क्योंकि कुछ पठारों की ऊंचाई पर्वतों से भी ऊपर होती है। तिब्बत का जो पठार है उसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है, लेकिन उसका शीर्ष भाग सपाट होने के कारण उसे पठार के अंदर शामिल करते हैं। अब यहाँ पर हम भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका
एक एक करके अध्ययन करेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं, तो उत्तरी भाग के अंदर हमारे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें हम पूरा जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसको शामिल करते हैं। दक्षिण के अंदर हमारे प्रायद्वीपीय जो पठार है, अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, प्रायद्वीपीय भूभाग वह भूभाग होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो और एक भाग उसका मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हो, या भू भाग जो है स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ हो। पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार या प्रायद्वीप पठार के मध्य के अंदर जो हमारी भौतिक प्रदेश जो है वो विशाल मध्यवर्ती मैदान है, जिसे सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि इसका निर्माण में इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों और उनके निक्षेपण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चौथा जो भाग है वो तटवर्ती मैदान या द्वीप समूह। यहाँ कुछ पुस्तकों में उसे 4 भागों में बांटकर ही अध्ययन किया जाता है, तो चतुर्थ भाग में तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह दोनों को शामिल करते हुए अध्ययन करते हैं। कुछ में हम इसको 2 भागों में तटीय मैदान और भारतीय जो द्वीप समूह हैं उनको 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो वो 5 भाग हो जाते हैं: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। आज हम सबसे पहले दक्षिण के जो पठार है उसका अध्ययन करेंगे। इसका जो मेरा उद्देश्य है वो यह है कि जब हमने भारत का भूगर्भिक अध्ययन किया, जियोलॉजिकल अध्ययन किया, तो उसमें इसका बड़ा गहनता से अध्ययन किया था कि यहाँ आर्कियन टाइप्स की चट्टानें, कुडप्पा, धारवाड़, विंध्यन, सब तरह की जो चट्टानें थी वो यहाँ देखने को मिली हैं। और यह वास्तव में भारत का सबसे पुराना आर्कियन टाइप का जो एरिया है, जो कि गोंडवाना लैंड का भूभाग रहा है। तो यहाँ की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। यहाँ पे किस तरह की चट्टानें हमें देखने को मिलती है, कौन से कालक्रम की चट्टानें हमें यहाँ देखने को मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हमने यहाँ पर जब दक्षिण भारत का हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अध्ययन किया था, तो उस चीज़ों का हमारे दिमाग में एक माइंडसेट है। इसलिए सबसे पहले मैंने प्रायद्वीपीय जो पठार है उसको लिया है अध्ययन के दृष्टिकोण से। अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसमें पूरे भारत का जो है हमने अध्ययन की एक जो क्लासिफिकेशन है वो देखा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो भाग है, यहाँ आपके इसको हमने उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है वो, ये आपका जो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो, ये आपका मध्यवर्ती जो मैदानी विशाल जो मैदान है जो कि प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है दोनों के मध्य के अंदर स्थित है। बाद में ये पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र, ये पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। इन तटवर्ती क्षेत्रों का जो निर्माण है, इन क्षेत्रों की तरफ जो बहने वाली जो नदियाँ, उनके द्वारा निक्षेपण, उनका बड़ा योगदान रहा है। फिर द्वीप समूह के अंदर हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अब इन दोनों द्वीप समूह का अध्ययन हमने काफ़ी गहनता से किया है, तो वो हम जब द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मददगार होगा। अब हम सबसे पहले जो अध्ययन करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं प्रायद्वीप का जो पठार है। और प्रायद्वीप का जो पठार है वो हमने जैसे कहा कि ये इस तरह से देखने को मिलता है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं तो ये किस तरह की आकृति आपको दिख रही है? त्रिभुजाकार आकृति, जिसका शीर्ष भाग नीचे की तरफ है और आधार जो भाग है वो उत्तर की तरफ है। तो जब हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग में एटलस की इम्पोर्टेंस यहीं से बनती है कि ये जो आकृति किस तरह की है,
इसका शीर्ष भाग किधर है, आधार किधर है, इसको फिर हम इस नक्शे के माध्यम से, जो कि मैंने खुद ने तैयार किया आप लोगों के लिए, जिससे समझना आसान हो। अब ये आपको जो प्रायद्वीपीय पठार है एक क्लियर कट आपको दृष्टिगत हो रहा है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो है इसका जो आधार है उत्तर की तरफ, और इसका जो शीर्ष भाग है वो दक्षिण की तरफ जाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उत्तर की तरफ जो सीमाएं हैं वो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा भारत के वृहद मैदानी क्षेत्र के द्वारा सीमित की जाती है, निर्मित की जाती है, और इसका जो पश्चिमी जो भाग है वो पश्चिमी घाट कह सकते हैं, या पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है वो है, जबकि पूर्वी में पूर्वी घाट या पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है उनके द्वारा इसकी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित की जाती हैं। अब यहाँ ये भारत का, क्योंकि बहुत बड़े विशाल क्षेत्र के ऊपर फैला हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर प्रायद्वीपीय जो भारत का जो पठार है उसका विस्तार देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, तो यहाँ पर भारत की सर्वोत्तम प्राचीन चट्टानें, जिनको हम आर्कियन टाइम की चट्टानें कहते हैं, वो दृष्टिगत होती हैं। अगर यहाँ के औसत उच्चावच की बात करें प्रायद्वीपीय जो पठार है, तो वो उच्चावच 600 से 900 मीटर के बीच देखने को मिलता है। ये औसत है। अलग अलग जगह पर जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं, वहाँ पर जो उच्चावच हैं उसके अंदर विभिन्नताएं देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ जो है औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई रही है। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ दृष्टिगत नहीं हो रही वो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका विस्तार केवल यहाँ प्रायद्वीप तक नहीं है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका विस्तार यहाँ जो आपका मेघालय का पठार है या शिलोंग का जो पठार है वहाँ तक देखने को मिलता है। और ये जो गैप है इसको हम कहते हैं मालदा का गैप, मालदा गैप, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी है उनके सम्मिलन और उनके वहाँ पर अत्यधिक निक्षेपण और उसके बाद वहाँ सबडक्शन होने से और भारतीय प्लेट के उत्तरी उत्तर पूर्व की तरफ मूवमेंट करने के कारण ये इस तरह का जो गैप है उसका निर्माण हुआ, जिसके कारण ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा होते हुए भी भौगोलिक दृष्टिकोण से जो मेघालय का पठार है वो अलग प्रतीत होता है। ठीक वही स्थिति हम यहाँ पर जो पश्चिमी का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो शुष्क क्षेत्र है, उसके लिए भी अध्ययन करते हैं कि यह वाला जो पार्ट है आपका जो थार डेजर्ट वाला, वहाँ के नीचे जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उनकी जो संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार के समरूप है। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि जो थार का डेजर्ट का जो हिस्सा है वो भी प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका भूभाग रहा है। अब इसका एक छोटा छोटा अगर आप अध्ययन करना चाहें कि जैसे मैंने कहा हमें रटना नहीं है, तो उसकी जो उत्तरी सीमा जो है वो आपके निर्धारित हो गई उत्तर का जो ग्रेट जो मैदानी क्षेत्र उनके द्वारा। इसकी जो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है वो सीमा निर्धारित हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला के द्वारा। और अगर हम बात करें तो यहाँ से जो मालवा का पठार का उत्तरी भाग, कैमूर, आपके बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, ये सब इसकी उत्तरी सीमा को या उत्तरी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करते हैं। देख लीजिए, अरावली, मालवा का पठार, कैमूर, बुंदेलखंड, ये सब चीज़ें, कैमूर, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, तो ये सब इसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पश्चिमी सीमा की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम की जो सीमा है पश्चिमी घाट के द्वारा, और पूर्वी सीमा जो है वो पूर्वी घाट के द्वारा। और नीचे आके जहाँ पश्चिम और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलते हैं उस वो जगह होती है जो नीलगिरी जो हिल्स है, वहाँ पर पश्चिम और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ जो इसका विस्तार है वहाँ से भी कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये यहाँ हम देख पा रहे हैं
कि प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भागों के अंदर पर्वत, आपके पठारी भूभाग, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। अब आपके जो पश्चिमी घाट है, या हम कहें कि पश्चिमी घाट कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। इस पश्चिमी घाट के निर्माण के लिए भारतीय जो प्लेट है उसका गोंडवाना लैंड की प्लेट से पृथक्करण के बाद अधोगमन होने के कारण इस तरह का ऊंचा उठा हुआ भूभाग का निर्माण हो गया, जिसके कारण इसको कभी कभी पश्चिमी घाट पर्वतीय भाग भी कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक पर्वत ना होकर एक उच्चावचीय दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। या मोटा मोटा अगर हम देखें तो अरावली के बाद ये दिमाग में, आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके उत्तर पश्चिम में अरावली, मारवाला का पठार, आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, कैमूर, ये भी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की हम बात कर रहे हैं तो ये विभिन्न जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं उनका एक समूह होता है। सीरीज का मतलब विभिन्न पर्वतों का एक समूह, और ये क्या हो गया, विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ, इन सब का एक समूह है जो उत्तर पूर्व की तरफ जाते हुए बुंदेलखंड और उसके भी पूर्व में जाएं तो बघेलखंड के जो एरिया हैं वो दृष्टिगत होते हैं। उसके दक्षिण के अंदर आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये भी सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और इन पर्वत श्रेणियों का एक समूह है। यहाँ फिर हम दक्षिण में जाएं तो यहाँ अजंता की पहाड़ियाँ हैं। आपके पश्चिमी घाट हो गया। नीचे महाराष्ट्र का पठार है जो दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। नीचे आपके कर्नाटक का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर जो पठार है वो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके ठीक उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। और पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ पर मेघालय या शिलोंग का जो पठार है वो यहाँ देखने को मिलता है। फिर आपके दंडकारण्य बताया मैंने, तेलंगाना का पठार बताया, और नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो आपके नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डोमम हिल्स, ये सब दृष्टिगत होती हैं। तो आपके दिमाग में ये जो प्रायद्वीपीय जो भूभाग है उसका जो मैप है वो रहना चाहिए, जिससे कि चीज़ें आसानी से हम समझ सकें। अब हम एक एक जो पर्वतीय जो भाग हैं, जो प्रायद्वीपीय जो पठार है वहाँ देखने को मिलते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अरावली की बात हम करें तो क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर राजस्थान का भूगोल पढ़ा है, तो बहुत सारी सूचनाएं हमें पूर्व में ज्ञात हैं, तो यहाँ समझना आसान रहेगा। प्रायद्वीपीय पठार के दृष्टिकोण से अरावली की जो स्थिति है वो, जैसे कि मैंने बताया, कि आपके उत्तर पश्चिम के अंदर है। तो ये सीधा सा इसको कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। उसको आज के समय में हम अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत इसलिए कहते हैं कि एक लंबे समय तक अनाच्छादन यानी अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाओं के कारण इसकी जो ऊंचाई थी वो घटकर काफ़ी कम हो गई है, एक अवशिष्ट भाग के रूप में रह गई है। नहीं तो जब इनका निर्माण हुआ तो इनकी ऊंचाई भी आज वर्तमान में हिमालय जो नवीन मोड़दार पर्वत है उनके समकक्ष काफ़ी ऊंची रही होगी। अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है, या हम यह कहें कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इस तरह से अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यहाँ आपके दिल्ली, यहाँ आपके अहमदाबाद। तो डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, यानी इस अगर अरावली की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और इसका जो टोटल लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। 800 किलोमीटर का 692 किलोमीटर जो एरिया है उसका विस्तार राजस्थान के अंदर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है।
गुरु शिखर आपको पता है कि माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो अलग अलग जो एरियाज़ हैं राजस्थान के ज़्यादा विस्तार होने के कारण इसको उदयपुर के अंदर जरगा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं और अलवर के अंदर हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। सिरोही के अंदर अचलगढ़ के नाम से जानते हैं। सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अजमेर के अंदर हम उसको नाग पहाड़ के नाम से जानते हैं। और इस अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम के अंदर और पश्चिम या दक्षिण, इधर से माही नदी और यहाँ से लूनी नदी जो कि अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये पश्चिम के अंदर बहने वाली नदियों में माही और लूनी नदी को शामिल करते हैं, जबकि आपके पूर्वी भागों के अंदर बनास की सहायक नदियाँ, चंबल, ये सब अरावली पर्वत के पूर्वी भागों से बहकर आपके यमुना नदी के अंदर जाकर मिल जाती हैं। अब यहाँ का अगर हम संरचनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो क्वार्टजाइट टाइप की चट्टानें होती है, जिसमें सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं, जिसमें बार, पिपली घाट, देवारी, देसुरी। तो ये कई बार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर पूछे जा सकते हैं कि ये दर्रे अरावली के अंदर पाए जाते हैं या कहीं दूसरे एरिया के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी जो पर्वत है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल हमने पढ़ा था कि विंध्याचल जो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर था ये इन्हीं विंध्याचल क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि बालू का जो पत्थर है उनका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो विंध्याचल पर्वत है ये अगर इस नक्शे से हम देखें तो इसकी स्थिति आपके मालवा के पठार के दक्षिण में है और इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और इसके अंदर विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं उसके रूप में देखने को मिलती है। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ जब हमने अध्ययन किया तो विंध्याचल मालवा के दक्षिण के अंदर है। इसका निर्माण जो प्राचीन समय की जो परतदार सेडिमेंट्री रॉक्स है और उसमें लाल बालू का पत्थर का ज़्यादा संकेंद्रण या प्रकार देखने को मिलता है। विंध्याचल जो पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 700 से 1200 मीटर के बीच में है। और यह इसकी एक खास बात है कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करने में इसी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसका विशेष योगदान रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो वह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब ये जो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है ये एक इसके दक्षिण के अंदर आपके नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ ये एक रिफ्ट घाटी है। और कई बार ये कहा जाता है कि जो रिफ्ट घाटी के कारण ये जो विंध्याचल और ये ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। और जो धुआंधार जो जलप्रपात है वो आपके जबलपुर एमपी के अंदर पाया जाता है, वो जो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी रिफ्ट वैली के अंदर बहकर अपना पानी अरब सागर में गिरती है। अब ये मैंने कहा कि विंध्याचल जो पर्वत है वो पर्वत श्रेणियों या सीरीज है जो भारनेर, कैमूर, पारसनाथ जो पर्वत श्रेणी है उनका समूह है। और इसकी जो लंबाई है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगभग 1050 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो हमें वापस इस नक्शे को देखना चाहिए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पे, उसके दक्षिण के अंदर रिफ्ट वैली में नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के दक्षिण के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी। तो ये आसान हो जाता है चीज़ों को याद करना, समझना कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो
आपके जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है, दोनों के मध्य के अंदर जो है नर्मदा नदी बहती है। और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो भी कई जो हिल्स हैं उनका एक समूह है, एक सीरीज है। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो सबसे पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के राजपीपला की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर उसके बाद महादेव, फिर मेकाल, फिर उसके पूर्व की तरफ जाएं तो छोटा नागपुर पठार और मेघालय की पहाड़ियों तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। जो इसकी टोटल लंबाई है उसकी हम बात यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की चोटी है वो है धूपगढ़, जो कि जो महादेव पर्वत श्रेणी है उसके ऊपर स्थित है। तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव जो हिल है उसके ऊपर स्थित है। यहीं पर महादेव में पंचमंडी की जो चोटी है वो भी है। और जो अमरकंटक की चोटी है वो जो इसकी मेकाल श्रेणी है उसके ऊपर स्थित है। सोन व नर्मदा नदी जो होती है वो अमरकंटक जो आपके पीक है, वो जो एरिया है वहाँ से होकर बहती हैं। जहाँ नर्मदा नदी आपकी इधर की तरफ चली जाती है वहीं सोन नदी ऊपर की तरफ प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पर नदियों का एक अरीय जो अपवाह तंत्र है वो देखने को मिलता है, जहाँ से नदियाँ एक केंद्र से चारों तरफ बहकर निकल जाती हैं। अब यहाँ फिर वही बात आ गई, सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वो इसलिए क्योंकि नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं वो रिफ्ट वैली, ये नर्मदा नदी हो गई और ये बीच के अंदर आपकी सतपुड़ा हो गई और इसके दक्षिण के अंदर ताप्ती नदी हो गई। इन रिफ्ट वैली के अंदर निर्माण होने के कारण ये भूभाग ऊपर उठा हुआ लगता है, इसलिए सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। पूर्व में मैंने विंध्यन के लिए कहा था तो वो उसको करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि उसमें विंध्यन में दोनों तरफ नदियाँ नहीं होती, तो वो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण नहीं है। लेकिन सतपुड़ा जो श्रेणी है वो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। और यहाँ की जो संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ ग्रेनाइट व बेसाल्टिक जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो साथ के साथ हम चीज़ें याद करते जा रहे हैं, विंध्यन, कैमूर, पारसनाथ, सतपुड़ा, आपके सतपुड़ा, महादेव और मेकाल श्रेणियाँ। अब दोनों श्रेणी जो है उसके ठीक पूर्व के अंदर यहाँ पे बुंदेलखंड भी है और यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर और हजारीबाग पठार देखने को मिलता है। तो ये नक्शे के साथ साथ चीज़ें हमारे को याद होना आसान हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पश्चिम घाट है उसको मैंने कहा था कि वास्तव में वो घाट जो है उसको पर्वत भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक पर्वत वो नहीं है। पश्चिमी जो घाट है जो कि इस एरिया को हमने यहाँ नक्शे में दिखाया है ब्लैक लाइन से, ये वाला एरिया ये पश्चिमी घाट है। अब इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से, पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। जहाँ हिमालय को हम हिमाद्री कहते हैं, इसको यहाँ पर सह्याद्री कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का एक नाम क्या हो गया, सह्याद्री। और वास्तव में मैंने जैसे कहा कि वास्तविक पर्वत ना होकर एक प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा भाग है, जिसका निर्माण आपके गोंडवाना लैंड या अफ्रीका से टूटकर अलग होने की प्रक्रिया के साथ हुआ था। अब जो पश्चिमी जो घाट है उसकी जो टोटल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो ताप्ती नदी का जो मुहाना है वहाँ से शुरू होकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये अंतरीप का मतलब क्या होता है? तो अंतरीप एक वह स्थलीय भूभाग होता है जो समुद्र के अंदर निकला हुआ रहता है। स्थलीय भाग और इसके चारों तरफ समुद्री भूभाग। जो पश्चिमी जो घाट है वो एकदम निरंतर वो नहीं है, इसके अंदर बीच बीच में हमको दर्रे या नीचे वाले जो भूभाग हैं या कटे हुए जो भूभाग हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि
यहाँ के पश्चिम में स्थित जो क्षेत्र हैं उनको पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ जैसा कि हमने कहा कि इसकी टोटल जो लंबाई है 1600 किलोमीटर। आपके उत्तरी सीमा कहाँ से शुरू होती है? ताप्ती नदी मोहाना से। दक्षिणी सीमा कुमारी अंतरीप तक। तो यहाँ जो बीच में जो दर्रे देखने को मिलते हैं उसके अंदर जो मुख्य हैं वो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट। सिनकोट और पाल घाट का वर्णन जब मैंने आपको केरला का प्रादेशिक अध्ययन करवाया था तब भी मैंने उसकी चर्चा की थी, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब थाल घाट जो है वो एक चीज़ और, ये वाला जो एरिया है ताप्ती नदी के मुहाना का, यहाँ पर लावा का जो जमाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि दक्षिण भाग के अंदर ग्रेनाइट या नीच जो चट्टानें होती हैं उसका घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। अब थाल घाट जो है वो नासिक से बॉम्बे को जोड़ने के लिए काम आता है। आपका जो भोर घाट है वो बॉम्बे से पुणे को जोड़ने के लिए, और जो पाल घाट है वो कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ने के लिए, और सिनकोटा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ने के लिए। अब इस पश्चिमी घाट के अंदर भी प्रमुख जो चोटियां हैं उसके अंदर कलसूबाई जो उत्तर की भाग की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हो, इसकी 1646 मीटर है। उसके दक्षिण के अंदर जो है यहाँ पर अजंता की पहाड़ियाँ हैं। उसके दक्षिण में चले जाएं तो महाबलेश्वर जिसकी जो ऊंचाई है 1438 मीटर है, और जो कर्नाटका के अंदर कुद्रेमुख जो पश्चिमी घाट के जो लगभग मध्य के अंदर ऊंची चोटी देखने को मिलती है वो कुद्रेमुख है, जिसकी जो ऊंचाई है 1892 मीटर है। पालघाट कोयम्बटूर को कोच्चि से, और सिनकोटा तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ जो सह्याद्री है उसको भी देखें तो उत्तरी जो सह्याद्री है या उत्तरी पश्चिमी घाट है वहाँ पे गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियाँ देखने को मिलती है। आपके मध्य सह्याद्री है वहाँ पे तुंगभद्रा, कावेरी नदियाँ देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पश्चिमी घाट एक ब्लॉक माउंटेन है जिसका निर्माण अधोवलन या डाउन रैपिंग के द्वारा, यानी पश्चिमी भाग के नीचे की तरफ बैठ जाने से, सब इस तरह से ये भाग ऊपर उठा हुआ है, इस भाग के नीचे बैठ जाने से ये एक अधोवलन की स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो पश्चिमी घाट और पूर्वी जो घाट है वो एक दूसरे से नीलगिरी के अंदर जाके मिल जाते हैं। ये नीलगिरी, और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा चोटी, और ये दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। उसके नीलगिरी के दक्षिण के अंदर जब हम जाते हैं तो अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियाँ हैं, और अन्नामलाई की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सागवान के वनों के लिए जानी जाती है। और अन्नामलाई और या नीलगिरी के दक्षिण के अंदर ही आपका जो पाल घाट है वो यहाँ पाया जाता है, जो कि आपके कोच्चि को कोयम्बटूर को जोड़ने में मददगार है। और नीचे आपके अन्नामलाई की जो वो है उसकी अंदर ही आपको अन्नाईमुड़ी की जो चोटी है वो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर देखने को मिलती है। और अन्नामलाई से के पास से ही एक पर्वत जो श्रेणी है, हिल है, वो पलनी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो पूर्व दिशा के अंदर जाती हैं। और यहीं आपके जो पलनी जो हिल्स हैं वहाँ पर कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन है, एक टूरिस्ट प्लेस है जो देखने को मिलता है। अब जो नीलगिरी है उसके लिए भी कहा जाता है कि ये एक ब्लॉक माउंटेन भी है। आपके जो पलनी हिल्स है उसके दक्षिण में कार्डोमम हिल्स है जिनको इलामलाई भी कहते हैं। ये कार्डोमम को इलायची पहाड़ियाँ जो हैं ये इसलिए कहा जाता है इलामलम, यहाँ पर इलायची का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है, यहाँ उत्पादन देखने को मिलता है। और जहाँ पलनी हिल्स के अंदर आपको कोडाईकनाल जो टूरिस्ट प्लेस है, उसी तरह से नीलगिरी के अंदर जो ऊटी जो टूरिस्ट प्लेस है वो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हमने बताया कि दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ रबड़, चाय, कौवा की कृषि के लिए प्रसिद्ध है।
कौवा के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कर्नाटक में और दूसरा जो उत्पादन होता है वो केरला के अंदर होता है। अब यहाँ ये फैक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जोग जो जलप्रपात है जो कर्नाटक के अंदर है वो शरावती नदी के ऊपर स्थित है। इसको गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसके माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है जो पूर्वी घाट पर्वत है, ये भी एक निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है। इसके अंदर जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो आने वाली जो नदियां हैं, जो दक्षिण भारत की जो बड़ी नदियां हैं, चाहे गोदावरी हो, महानदी हो, कृष्ण गंगा कावेरी नदी हो, कृष्णा नदी हो, उनके द्वारा इसको सब अलग अलग जगह से इसका विखंडन या कटाव कर दिया गया है। तो ये एक निरंतर श्रृंखला के रूप में नहीं है। यहाँ हम देखें तो यहाँ इसकी जो चौड़ाई है आपके पूर्वी घाट की, वो उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ सर्वाधिक लगभग 190 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर जाके सकड़ी हो जाती है और जाकर कहाँ मिल जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, जहाँ पश्चिमी घाट पर्वत देखने को मिलता है। इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है महेंद्रगिरी, जो यहाँ पाई जाती है। कुल लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 615 मीटर है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके अंदर चार कोनाइट व खंडोलाइट टाइप की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं पूर्वी घाट पर्वत में। उत्तर के अंदर यहाँ पे मलयगिरी है, यहाँ विशाखापट्टनम रेंज है, ये महेंद्रगिरी है, और नीचे की तरफ यहाँ पे क्वार्ट्जाइट, जबकि नॉर्थ के अंदर चार ब्रोकाइट और ये यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ फिर हम नीचे की तरफ आ जाएं तो ये पूर्वी जो घाट है वहाँ का एक अलग अलग एरिया के अंदर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसका हमने यहाँ आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। नीलगिरी हिल्स, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। उसके दक्षिण के अंदर अन्नामलाई हिल्स और दक्षिण में आपके इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डोमम हिल्स, यहाँ पे पलनी हिल्स के और उत्तर पूर्व में सेवराई की हिल्स पहाड़ियाँ या जो हैं, उसके दक्षिण में सुरुमलाई, और ऊपर की तरफ जाएं पंचमलाई, जावदी और ये शेषाचलम इसके थोड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ है, और ये पालकोंडा और वेलकोंडा श्रेणियाँ हैं। आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन कौन सी जो हिल्स हैं वो है, तो नलामलाई, वालकोंडा, पालकोंडा, जावदी, सेवराय, पालनी, इस तरह के सवाल जो संघ लोक सेवा आयोग है या राष्ट्रीय प्रशासनिक जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पर अक्सर इस तरह के डायग्राम से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। अब जो विलयगिरी और माल्यगिरी पहाड़ियाँ चंदन और सागवान के लिए फेमस है, इसको आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पर ही आपके राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं आपके, और जो पहाड़ियों का हम वर्णन कर रहे हैं, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके बिहार के अंदर, झारखंड में गिर पहाड़ जो है वो गुजरात के अंदर, गारो खासी जयंती का जो पहाड़ियाँ हैं वो आपका जो मेघालय का जो भाग है उसके अंदर देखने को मिलती है। अजंता की जो पहाड़ियाँ वो महाराष्ट्र में है। सालमा पहाड़ियाँ जो है वो छोटा नागपुर पठार के अंदर है। तो ये हमारे दिमाग में थोड़ा रहना चाहिए। अब इस दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भाग है उसके अंदर कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ पठार भी देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो है दक्कन का पठार। जैसे मैंने आपसे बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर कि क्रिटेशियस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ज्वालामुखी उद्गार के से निकले मैग्मा के जमने से लावा के रूप में यहाँ पर दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। ये भी लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ बुक्स में 7 लाख किलोमीटर एरिया भी बताया जाता है। तो इसका जो निर्माण था क्रिटेशियस से एओसिन टाइप में हुआ। यहाँ पे बेसाल्टिक टाइप की जो रॉक्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ मैंने इस डायग्राम से एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है कि जो दक्कन का पठार है उसके उत्तर पश्चिम के अंदर कच्छ का मैदान है, दक्षिण के अंदर यहाँ पे पश्चिम में बेलगांव है, और दक्षिण
पूर्व के अंदर राजमहेंद्रीय और उत्तर पूर्व की तरफ अमरकंटक और सरगुजा जो भूभाग है वो देखने को मिलता है। तो चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में मैप है तो बड़े आसानी से आप उसको कर सकते हो। जो दक्कन का पठार है उसका भी अध्ययन हम दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, एक तो तेलंगाना का पठार और एक कर्नाटक का पठार। जो तेलंगाना का पठार है इसका विस्तार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी और तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ देखने को मिलता है। और तेलंगाना के जो पठार के मध्य से गोदावरी नदी बहती है और इस गोदावरी नदी का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर जो है पहाड़ और वनाच्छादित भूभाग है, जबकि दक्षिण के अंदर उर्मिल मैदान, और जो कि उर्मिल जो मैदान है वो तालाब निर्माण के लिए सबसे अनुकूल है। साथ ही तेलंगाना के दक्षिण पूर्व के अंदर की जो भूभाग है वो रायल सीमा के नाम से जानी जाती है। अब है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का जो पठार है वो मलनाद, हाईलैंड, दक्षिण उच्च भूमि तीन भागों में बांट के उसका अध्ययन करते हैं। इसके जो उत्तरी भाग के अंदर कृष्णा व तुंगभद्रा नदियाँ बहती हैं, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कर्नाटक पठार के कृष्णा, और नीचे के जो है कावेरी नदी बहती है, और जो कि आपके यहाँ पर मैसूर का जो पठार है वो पाया जाता है। आपका जो बाबा बुदान की पहाड़ी है वो मालनाड जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती है, लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। मुलनगिरी बाबूदान पहाड़ियों की सर्वोच्च तथा कुद्रेमुख द्वितीय जो हाईएस्ट जो चोटी है उसके रूप में, जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है। और एक कुद्रेमुख जो हिल्स है वहीं पर आपको जो बाबा बुदान जो लोहा के रूप में जाना जाता है वो देखने को मिलता है। अन्य पठारों में मेघालय का पठार, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसको शिलोंग का पठार भी कहते हैं, गारो, खासी, जयंती का, और जो गारो के अंदर नाकरेक जो चोटी है वो गारो की सबसे ऊंची चोटी है। कच्छ का प्रायद्वीपीय पठार जो है आपके गुजरात के अंदर पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है उसकी उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसकी उत्तरी पूर्वी जो सीमा है उसका आपके दिमाग में होना चाहिए। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो यहाँ छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी स्थिति उत्तर पूर्व के अंदर है। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते। अब छोटा नागपुर पठार खनिजों का अजायब पर भी कहते हैं। यहाँ भारत के सर्वाधिक जो खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। ग्रेनाइट और नीस्ट टाइप की यहाँ चट्टानें मिलती हैं। दामोदर नदी इसके मध्य से होकर पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रभावित होती है और खनिज पदार्थों की। अब है मालवा का पठार। मालवा का पठार जब हमने अभी अध्ययन किया तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण के अंदर ये आपके अरावली के दक्षिण के अंदर मालवा का पठार आ गया, ये वाला। और मालवा पठार के दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रेणी आ गई। और यहाँ पर भी जो दक्कन का जो पठार था उसका निक्षेपण मालवा का पठार तक देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर बेसाल्टिक जो टाइप की रॉक्स है वो पाई जाती है। यहाँ जो मृदा है वो काली मृदा पाई जाती है। अब मालवा का जो पठार है लावा निर्मित है, काली मृदा है। बेतवा, नीवज, चंबल, माही और जो नदियां हैं यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। उत्तरी पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बहुखंड के पठार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो बुंदेलखंड का पठार है उसकी बात करें तो चंबल व यमुना नदियों द्वारा बीड़ों का निर्माण हो गया है बुंदेलखंड के पठार पर। सोपानी वेदिकाएं आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से जो भूभाग होते हैं इस तरह से ये सोपानी वेदिका के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सोपानी वेदिकाओं का निर्माण इन नदियों के द्वारा किया गया है। बघेलखंड का जो पठार है उसके उत्तर के अंदर ये भी आपके बुंदेलखंड देन बघेलखंड जो पूर्व की तरफ है ये भी उत्तर की सीमा का निर्धारण करता है। और यहाँ उत्तर के अंदर इसके सोनपुर की पहाड़ियाँ और दक्षिण के अंदर जो रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं
वो सामान्यतः देखने को मिलती है। उड़ीसा की उच्च भूमि है जो कि आपके उत्तरी पूर्वी भूभाग में है। मलयागिरी, मेधसानी, महेंद्रगिरी यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। अब जो दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य का जो पठार है उसका अधिकांश जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। हम पुनः इस नक्शे पे जाते हैं तो ये जो एरिया है यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये दंडकारण्य का पठार है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, थोड़ा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ देखने को मिलता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? दंडकारण्य का पठार 79,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। इसको दो भागों में अध्ययन करते हैं दंडकारण्य का पठार का। एक दंडकारण्य की उच्च भूमि और दंडकारण्य घाट। जो बस्तर का पठार है वो यहीं पर आता है। आपने बस्तर में पढ़ा होगा कि यहाँ पर कोयले का, लोहे का इनका संग्रहण मिलता है। इंद्रावती जो नदी है जो कि छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी है वो भी इस दंडकारण्य का जो एरिया है वहाँ प्रभावित होते हैं। दंडकारण्य का एरिया एक सघन वन क्षेत्र भी है। दंडकारण्य जो घाट है वो कालाहांडी का जो पठार है उसको इसके अंदर शामिल करते हैं। तेल, सबरी, सिलोरी यहाँ जो नदियाँ हैं बहने वाली नदियों में प्रमुख नदियाँ हैं। जो दंडकारण्य का पठार है इसके उत्तर जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे कांकेर बेचने को देखने मिलती है, जबकि साउथ वेस्ट में अंदर मलकानगिरी की जो बेसिन है वो यहाँ देखने को मिलती है। फिर आती है तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार दक्षिण में आपके दक्षिण सह्याद्री तमिलनाडु मैदानों के मध्य के अंदर देखने को मिलता है। अब हम यहाँ एक इन पठार, यहाँ की पहाड़ियाँ, उनका सबका अध्ययन करने के बाद एक हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि पूर्वी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का हमने अध्ययन किया, इन दोनों में क्या अंतर है। तुलनात्मक अध्ययन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ कुछ बिंदु हैं कि पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण में ताप्ती से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ये मैंने आपको बताया। और ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम उड़ीसा के नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत है। आपको बताया कि इसकी औसत ऊंचाई 900 से, यानी पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। तो यहाँ ऐसे भी देखने को मिल रहा है। औसत चौड़ाई जो है वो जो पश्चिमी घाट है उसकी कम है और इसकी पूर्वी घाट की अधिक है। ये दीवार की भांति खड़ा है और पूर्वी का जो घाट है वो विभिन्न नदियों के द्वारा काट दिए जाने के कारण यहाँ पर इस तरह के जो कटे भूभाग हैं, ऊंचे वाले या दर्रे जैसे भाग यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं। संरचना के दृष्टि से ये संपूर्ण इकाई के रूप में जाना जाता है पश्चिमी घाट, जबकि इसमें जो पूर्वी जो घाट है उसमें एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। प्रायद्वीप पठार में बहने वाली नदियाँ छोटी होती हैं और यहाँ की जो नदियाँ होती हैं बड़ी होती हैं। इस कारण इनके द्वारा अपरदन निक्षेपण की प्रक्रियाएँ जो पूर्वी घाट की तरफ जो बहने वाली नदी है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप इनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन चार्ट्स के द्वारा आपको ये प्रायद्वीपीय जो पठार है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इसको, इस स्लाइड के अंदर कुछ विशेषताएं भी हैं जो इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रिंटेड जो मैटर है उसके रूप में, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझा दी है। इस तरह से आपका जो भारत का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, जो फिजिकल डिविजन्स है, उसमें जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भूभाग है उसका अध्ययन हमने लगभग पूरा कर लिया है। तो अब आपकी जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम जो हिमालय वाला भाग है उसका अध्ययन करेंगे।